प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत। कमलेश्वर की बात शुरू हो तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी नई कहानी के बारे में। और नई कहानी आंदोलन के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदी में आज़ादी के फौरन बाद हिंदी कहानी में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आलोचकों ने नई कहानी का नाम दिया, नई कहानी आंदोलन। यह हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। हिंदी कहानी का ऐसा माना जाता है कि हिंदी कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में स्थान उसी दौर में मिला था। 50 का दशक जो था, 50-51 के आसपास ये नामकरण हुआ। तो नई कहानी की एक तिकड़ी थी। इस तिकड़ी की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे कमलेश्वर। शेष दो लेखक थे, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों मिलकर के नई कहानी की तिकड़ी कहलाते थे। ये स्टार लेखक थे। नई कहानी के बारे में और ज़्यादा बातें मैं अगली कहानी जब पढ़ाऊंगा, अंतिम कहानी जो है वापसी, तब मैं और बात करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देता हूं कि इस हमारे कहानी संग्रह की अंतिम 4 कहानियां जो हैं, भीष्म साहनी, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर और उषा प्रेमवदा, ये चारों कहानीकारों की कहानियां नई कहानी आंदोलन की कहानियां मानी जाएंगी। तो इन कहानीकारों को समझने के लिए आपको नई कहानी आंदोलन क्या है समझना जरूरी है। मैं इसके बारे में विस्तार से अगले कहानी पढ़ाते समय बात करूंगा। अभी मैं आपको कमलेश्वर के बारे में बता रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उनकी कुछ प्रमुख कहानियों के नाम आपको बता देता हूँ। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, गर्मियों के दिन, जॉर्ज पंचम की नाक, ये कुछ उनकी मशहूर कहानियां हैं। वैसे उन्होंने ढेर सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन ये सबसे मशहूर कहानियां हैं जिनके मैंने नाम बताए। आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे। एक सड़क 57 गलियां, समुद्र में खोया हुआ आदमी, आगामी अतीत, काली आंधी पर फिल्म भी बनी थी, आंधी नाम से गुलजार ने बनाई थी। और लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान, जिसके लिए कमलेश्वर को जाना जाता है। ये उनका अंतिम उपन्यास था जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था। तो कमलेश्वर के कहानियों और उपन्यासों का मैंने जिक्र किया। कमलेश्वर का एक और महत्वपूर्ण योगदान है, वो ये है कि नई कहानी आंदोलन के बाद जब ये तिकड़ी टूट गई और नई कहानी आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद कमलेश्वर ने एक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिस पत्रिका का नाम था सारिका। और सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने एक और कहानी आंदोलन को जन्म दिया, जिसे कहा जाता है समांतर कहानी आंदोलन। तो कमलेश्वर को इस बात का श्रेय जाता है कि वो एक नहीं बल्कि 2 कहानी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, नई कहानी आंदोलन और समांतर कहानी आंदोलन। कमलेश्वर फिल्मों में भी सक्रिय रहे। कई फिल्मों की उन्होंने पटकथाएं लिखी हैं, स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं। और रेडियो में भी एक्टिव रहे। वो रेडियो के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक के पद तक पहुंचे थे। तो कमलेश्वर एक सक्रिय व्यक्ति, अनेक विधाओं में लिखने वाले ले रहे हैं। यहाँ आज हम उनकी कहानी दिल्ली में एक मौत पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली में एक मौत बहुत सरल कहानी है, बहुत ज़्यादा व्याख्या के लिए है नहीं। आप पहले कहानी पढ़ लें। कहानी एक मौत के बारे में है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली जैसे महानगर में एक बड़े आदमी की मौत के बाद भी लोग किस तरह से निष्प्रह हैं, कैसे उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कैसे उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ठंड है कि इतनी ठंड में कौन निकल करके जाए, कैसे वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा ताका झाकी कर रहे हैं कि फलाना तो नहीं गया, अगर फलाना नहीं गया तो मैं क्यों जाऊँ। ये सब बातें कहानी में आती हैं। और कहानी मनुष्य की संवेदना की मौत जो महानगरों में हो रही है उसको इंगित करने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी को सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ा जाता है कि उसमें क्या बात बताई गई है और वो आप निकाल लें। यदि आप साहित्य के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि कहानी सुंदर क्यों बनी। यह कहानी सुंदर इसलिए नहीं बनी कि इसने एक महत्वपूर्ण बात रखी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि महानगरों में संवेदनाओं का क्षरण हो रहा है। यह कहानी महत्वपूर्ण इसलिए कि यह उस बात को किस तरह प्रस्तुत करती है, और वो नई कहानी की विशिष्ट शैली है। नई कहानी ने इस नई शैली का आविष्कार किया कि वह घटनाओं का वर्णन न करके चित्रण करे। यानी बात बोलेगी, हम नहीं। शमशेर की एक कविता की पंक्ति है, यानी वह सिर्फ घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर दे और उसका विश्लेषण न करे, और उसे पढ़ करके उनका विश्लेषण पाठक खुद अपने मन में करे और समझ पाए कि लेखक क्या कहना चाहता है। यह नई कहानी की विशेषता थी। नई कहानी ने प्रतीकों और बिंबों का सहारा लेना शुरू किया, जिस पर मैं बहुत विस्तार से वापसी कहानी पढ़ाते समय बताऊंगा। अभी हम दिल्ली में एक मौत कहानी के कुछ अंशों का पाठ शुरू करते हैं। तो
सुबह सुबह का समय है, धुंधलका है, कोहरा है। पहला पूरा पेज जो है वो वातावरण की सृष्टि कर रहा है। वातावरण की सृष्टि नई कहानी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, वातावरण को ठीक से प्रस्तुत किया जा सके। नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख लेखक थे निर्मल वर्मा। उनकी कहानियां तो अपने वातावरण के प्रभाव के लिए ही जानी जाती हैं। मसलन परिंदे कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए उनकी। तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं, घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला लिया है, उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है, ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। एक बहुमंजिला इमारत के विभिन्न फ्लैट्स में लोग किस तरह अपनी जिंदगी का काम कर रहे हैं, और ये सब लोग उस व्यक्ति से परिचित हैं जिसका देहांत हो गया है, अखबार में जिसकी मृत्यु की खबर है। और ये जो लेखक इस बात को लिख रहा है वह विचार कर रहा है कि शायद मुझे इस अर्थी में इस शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। लेकिन सभी लोग अपनी जिंदगी को बदस्तूर अपने रोज की तरह से चला रहे हैं। इधर अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है, इसी मौत की खबर होगी। नीचे सड़क पर एक अर्थी दूर से आती हुई दिखाई देती है खिड़की से। यह अर्थी संभवतः सेठ दीवानचंद की है। सेठ दीवानचंद जिनकी मृत्यु की खबर आज सुबह के अखबार में है। इस फ्लैट के, इस बहुमंजिला इमारत के हर फ्लैट में रहने वाले सभी लोग सेठ दीवानचंद को जानते हैं। और कहानी का जो नायक है वो विचार कर रहा है कि क्या सब लोग जाएंगे, क्या मैं भी उनके साथ जाऊं। देखिए, मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। तो अतुल ने जब स्त्री मांगी तो लेखक को चैन आया, वरना उसे खटका हुआ था अतुल को देखते ही कि वह अभी कह देगा कि चलो शव यात्रा में नहीं चलना है, और तब आंख की शर्म के लिए लेखक को जाना पड़ेगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। ऊपर वाली मंजिल में क्या हो रहा है, सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं। इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवानचंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। ये हिंदुस्तान की फितरत है। पहले बाकियों का देखिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्यों करूं, वो नहीं जा रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं। यानी कुछ और लोग गलत कर रहे हैं इसलिए मेरा गलत भी सही हो जाता है। ये तर्क हम एक दूसरे को देते आए हैं। इस मध्यवर्गीय दोहरे चरित्र को कमलेश्वर ने इस कहानी में उजागर करने की कोशिश की है। नई कहानी आंदोलन मध्यवर्गीय जीवन की कहानियां कहता था और मध्यवर्गीय जीवन के दोहरेपन को उजागर करने का काम नई कहानी के कहानीकारों ने बहुत बेहतरीन तरह से किया था। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई देती हैं। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। मैं कुछ इससे छोड़ रहा हूँ। डार्लिंग जरा मुझे पेस देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। यही 3 परिवार सबसे निकट थे सेठ दीवानचंद के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। अतुल मुझे आयरन लौटाने आता है। तुमने सुना सेठ दीवानचंद जी की कल मौत हो गई? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूं ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे सेठ दीवानचंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? यानी बातचीत का विषय बदल करके नायक यह कोशिश करता है कि शव यात्रा में जाने की बात उसके सामने न उठे और उसे यह न कहना पड़े कि हाँ मैं भी चलूंगा।
लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कहानी पूरी आप पढ़ लीजिएगा कि भाई चलना है आपस में। उससे लेखक को खटका होता है कि कहीं ये लोग शव यात्रा में चलने की बात तो नहीं कर रही है, लेकिन वो पूछता नहीं, क्योंकि पूछ लेगा तो उसे भी हाँ कहना पड़ेगा और साथ जाना पड़ेगा। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लाकर खड़ी कर दी है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले आ रहे हैं और क्यू में खड़े लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले आ रहे हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है। ये एक और इस बहुमंजिला इमारत के उच्च मध्यवर्गीय लोग हैं, अपनी नफासत में मग्न, जिनको कि किसी मृत्यु का कोई एहसास नहीं है। और दूसरे ओर इसके ठीक उल्टी तस्वीर प्रस्तुत करती हुई बस की तस्वीर लेखक ने बताई है, जहां आम आदमी घिसटता हुआ जा रहा है और उसके लिए प्रतीक इस्तेमाल किया गया है सूली पर लटके हुए ईसा का। अब अर्थी कुछ और पास आ गई है। उधर सड़क पर दूर से आती हुई अर्थी पास आती जा रही है। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेस वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े अपनी पगड़ी बांध रहे हैं। तैयार व्यार होकर लोग नीचे आते हैं। वासवानी मवानी का सूट देखकर पूछता है, सूट किधर से सिलवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। लाइनिंग इंडियन है, इंग्लिश बहुत अच्छी फिटिंग है, कहते हुए टेलर का पता डायरी में नोट कर लेता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये सब लोग शव यात्रा में जा रहे हैं, किसी की मैयत में जा रहे हैं, लेकिन तैयार व्यार होकर के एक दूसरे से बातें ऐसे कर रहे हैं जिससे लगता है कि इन्हें किसी व्यक्ति के जाने का कोई गम ही नहीं है। वो सिर्फ औपचारिकता के लिए, सिर्फ नाम के लिए उस शव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आप नहीं चल रहे हैं? वासवानी मुझसे पूछता है। आप चलिए, मैं आ रहा हूं, मैं कहता हूं, पर दूसरे क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझे कहां चलने को कहा है। ये शव यात्रा में चलने का निमंत्रण है। अब ये चारों लोग जो निकले हैं, मिसेस मवानी का परिवार और वासवानी का परिवार, ये सारे लोग जाकर के एक टैक्सी स्टैंड में जाकर के टैक्सी में बैठ गए हैं। ऊपर से लेखक ये सारी बातें देख रहा है। वो टैक्सी में बैठ करके और टैक्सी से निकल जाते हैं और जब गाड़ी फर्र से शव यात्रा के बगल से निकलती है तो उनका ठहाका भी सुनाई देता है। तब नायक को धक्का सा लगता है और उसे लगता है कि नीचे जो भीड़ जा रही है वो बहुत कम लोग हैं। सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में बहुत कम लोग शामिल हैं और तब कहीं ना कहीं लेखक को ग्लानि होती है कि नहीं, सब कोई नहीं जा रहा है, मुझे तो जाना चाहिए। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूं कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइनें लगी हुई थी। ये सेठ दीवानचंद ने जब शादी की थी और सबको बुलाया था तो कितने लोग आए थे। आज उनकी मैयत में 4 लोग कांधा देने वाले और 7 लोग पीछे चल रहे हैं। यह दिल्ली में एक मौत की हकीकत है और कहानी का समय लगभग वही है जो इस समय का ये कड़क सर्दी वाला समय है। तो इसलिए लोगों की संवेदनाएं पहले भी कम थी और सर्दी के मौसम में और ज़्यादा जम गई हैं। शव यात्रा के साथ लेखक चल रहा है। चलता चलता जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। यानी ये वासवानी और मवानी का परिवार और सब लोग जो कारों में बैठ बैठ के गए, ये लोग शव यात्रा के साथ चलने की जगह सीधे शवदाह गृह के बाहर जाके खड़े हो गए ताकि जब शव यात्रा वहाँ पहुँचे तो वो शव यात्रा में शामिल भी हो जाए, उनकी गिनती भी हो जाए और उन्हें पैदल पैदल उस ठंड में जाना भी ना पड़े। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अर्थी वहां पहुंच गई है शवदाह गृह के वहां। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नजरों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेस को आंख के इशारे से शव के पास जाने के लिए कह रहा है और वह है कि एक औरत के पास खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। कुछ औरतों ने रुमाल निकाल लिया, उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही हैं, नकली आवाज़ें। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिराने लग दी हैं। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है।
ये जो एक नकली रुदन होता है वो भी वहाँ प्रस्तुत हो रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सदमा पहुँचा है लोगों को, लेकिन असल में हम जानते हैं किसी को कोई सदमा नहीं पहुँचा है। ये वही लोग हैं जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे से टेलर का पता पूछ रहे थे और कह रहे थे कि सूट की लाइनिंग बहुत अच्छी है। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातमपुरसी के लिए आए हुए औरतें और आदमी अब बाहर की ओर लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं और मिसेस वासवानी कह रही हैं, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों से जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। सब लोग अपनी अपनी कारों में बैठकर वापस फटाफट निकल लिए हैं। शवदाह का काम फटाफट संपन्न हो गया है और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जरूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। लेखक तैयार होकर नहीं गया है, बाकी लोग तैयार व्यार होकर गए हैं। वो शवदाह के बाद सीधे अपने अपने काम पर निकल गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक और मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं और यही कहानी खत्म हो जाती है। एक मौत का सामान्य सा चित्र है जिसके माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि कैसे महानगरों में समृद्धि है लेकिन संवेदनाओं का क्षरण होता जा रहा है। इसी बात को इस कहानी ने प्रस्तुत किया है और कहानी में लेखक अपनी ओर से एक पंक्ति भी ऐसी नहीं लिखता है जिससे पता चले कि वह इस स्थिति को लेकर के कोई विक्षुब्ध है। यह विक्षुब्धता पाठक के मन में पढ़ के समझने के लिए है और यही नई कहानी की विशेषता है। आप कहानी पढ़ें और इसके बाद यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछें। शुक्रिया।